नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी का चेहरा कमल की तरह खिला हुआ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस का मुरझाया हुआ और हाथ पहले से खाली। ऊपर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हमने 2 कदम और आगे बढ़ा दिए हैं। क्या इस बात को अब भी मजाक समझा जाए? एक के बाद एक चुनावों में कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। हेडलाइंस। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी, तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि एक चुनाव हारने से सब कुछ खत्म नहीं होता, कांग्रेस आने वाले चुनावों में वापसी करेगी। लेकिन लोकसभा में हारने के बाद देश के राज्यों से भी कांग्रेस लगातार सिकुड़ती चली गई। यकीन ना हो तो देश का नया राजनीतिक नक्शा देख लीजिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी अब पूर्वोत्तर के 3, उत्तर भारत के 2 और दक्षिण भारत के 2 राज्यों तक सिमट गई है, जबकि जिन राज्यों में देश की 43% से ज्यादा आबादी रहती है, वहां बीजेपी का केसरिया रंग छाया हुआ है। कांग्रेस जिन 7 राज्यों की सत्ता में बची है, उनमें कर्नाटक को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 100 भी नहीं है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी, हरियाणा में वो मुख्य विपक्षी पार्टी तक नहीं बन पाई, झारखंड में भी हारी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई, बिहार में वो महागठबंधन में सबसे जूनियर पार्टी बनी। फिर भी बिहार की जीत से लगा था कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन शायद वापस पाने के लिए जोर आजमाइश करेगी, लेकिन अब ये उम्मीद भी धुंधली हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर मुंह के बल गिरना पड़ा। असम में बीजेपी ने भारी जीत हासिल करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को लेफ्ट फ्रंट ने करारी शिकस्त दे दी है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मजबूरी का गठबंधन करके भी कांग्रेस कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई। तमिलनाडु में भी कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर जयललिता अकेले भारी पड़ गईं। इन नतीजों के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है, तो कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊपर से कांग्रेस के जख्म कुरेदने के लिए बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट फ्रंट के नेता भी जली कटी अब सुना रहे हैं। 5 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से स्वीकृति दी है। ये 5 राज्यों के परिणाम के बाद केरल से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का काम मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार केरल में रही है और जो जनता विरोधी नीतियों के आधार पर केरल मॉडल जो पूरे देश के लिए गर्व का मॉडल है, उन्होंने बिल्कुल उसको कमजोर किया। बंगाल की एक विशेष स्थिति के अंदर ऐसे हुआ, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप पर बहुत गंभीरता के साथ उसकी समीक्षा की जाएगी। तो आपको लगता है कि आप लोगों से गलती हुई चीज को लेकर? वो समीक्षा के बाद ही हम बता सकेंगे। चुनाव में हार और जीत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु एंटी इनकम्बेंसी के अलावा चुनाव के जो नतीजे हैं, इनका हम विश्लेषण करेंगे, अंतर्मंथन करेंगे, जहां जहां दुरुस्ती की आवश्यकता होगी उसे करेंगे। आइए हमेशा की तरह बड़ी बहस में गंभीर चर्चा करते हैं गंभीर मेहमानों के साथ। प्रभात झा हमारे साथ हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मुकेश नायक इस डिबेट में हमारा हिस्सा होंगे। डॉक्टर ए खान हमारे साथ हैं, सीपीआई के सीनियर लीडर। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मुकेश नायक जी, सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज अमित शाह साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर याद दिलाया कांग्रेस को कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो योजना थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको पूरा करने की ओर वो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। आप लगातार इसे व्यंग और मजाक में लेते रहे हैं। मुझे लगता है कि अब भी अगर कांग्रेस पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया और बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत योजना को वो मजाक में लेते रहे, तो 2019 तक पूरे देश से सुपड़ा साफ हो सकता है आपका। जनता तो यही शायद मन बना के बैठ गई है। देखिए, हम किसी की बात को मजाक में नहीं ले रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारी 42 सीट थी, वहां हमारी सीट बढ़ी है। और केरल में हर 5 साल में सत्ता का हस्तांतरण होता है। केरल ने अपनी परंपरा को दोहराया है। और असम में यूनाइटेड फ्रंट के साथ जो हमारा गठबंधन टूटा,
उसके कारण जो 35% माइनॉरिटी के वोट में डिवीजन हुआ, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज कांग्रेस को हुआ। असम में हमारे 32% वोट है और बीजेपी के 30% वोट है। 17% वोट पश्चिम बंगाल में लोकसभा में मिला था, बीजेपी को 10% हो गया। एक एक सीट तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में, केरल में एक एक सीट मिली है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की उनकी कल्पना, मैं मजाक नहीं कहूंगा, वो सपने देख सकते हैं, सपने देखें, लेकिन सपने नहीं देख रहे, सपने साकार भी हो रहे हैं। अधिकांश मुकेश नायक जी, सुरजेवाला साहब अभी आपने सुना कह रहे थे कि हार जीत का सिलसिला चलता रहता, पर कांग्रेस का तो हार का सिलसिला चल निकला है, जीत का सिलसिला तो आ ही नहीं रहा। देखिए, 15 सालों से असम में हमारी सरकार थी, हाँ। 5 साल से केरल में हमारी सरकार थी, हाँ। 15 साल के बाद एक सहज परिवर्तन अब नहीं है, थी। और राजनीतिक गणित को ठीक से नहीं, बड़ा दुर्भाग्य, आपको ये बताना पड़ रहा है कहां आपकी सरकार थी। हमारा सामंजस्य टूटा, उसके कारण हमें असम में पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हम पराजय को स्वीकार करते हैं। जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि बहुत मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनोन्मुखी राजनीति करेंगे और हर राज्य, ये तो उन्होंने तब भी कहा था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके कि हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। ये सीखा आप लोगों ने, ये तो तब भी कहा था साहब राहुल गांधी ने। आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दे रहा हूं। पूरी पार्टी नए सिरे से उसकी पुनर्संरचना होगी। एक नई कांग्रेस पूरे देश के सामने आएगी, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखा जाएगा, मोर्चा संगठनों को और प्रभावी और गतिशील बनाया जाएगा, और पार्टी में जो स्टेग्नेशन है उसके प्रवाह को उसकी निरंतरता को कायम किया जाएगा। बहुत जल्दी पूरा देश ये बात, चलिए आप मानते तो हैं कि स्टेग्नेशन है। मैं आपके पास मुकेश नायक जी लौटूंगा। प्रभात झा साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सपनों का क्या, देखने दीजिए। देखिए, मैं अनुराग जी इस झमेले में इसलिए नहीं पड़ूंगा कि अगर किसी पार्टी को अपनी नुकसान का और अपनी कमियों का आकलन इस तरह से करना आता हो तो हम उसमें क्या करेंगे। हम इतना जानते हैं कि हमारी अपनी पार्टी का विस्तार होना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं और हिंदी के 2 शब्द हैं। मैं हिंदी में बता देता हूं। एक शब्द है पैरासाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी, और एक है पीपुल साइड, जिसको कहते हैं जनजीवी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच की पार्टी बनती जा रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परजीवी बनती जा रही है। ये अगर उनको एहसास नहीं है, हर व्यक्ति को एहसास करना चाहिए कि मेरे दल में क्या कमजोरी है। मैं उनको क्यों बताऊं, हमारे दल का विस्तार कैसे हो। हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपने दलों के विस्तार, अपने दल के कार्य के विस्तार में लगे रहते हैं। आसाम में 7 सिस्टर स्टेट का सबसे बड़ा स्टेट है और वर्षों से हम लोग वहां काम कर रहे थे। हमारी पार्टी को आज अच्छी सफलता मिली, हमारे गठबंधन को सफलता मिली, प्रगति के पायदान पर हम आए हैं। और 6 जो अन्य छोटे राज्य हैं वे भी द्वार खुलेंगे, और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत से ज्यादा अच्छा हमारा है भाजपा युक्त भारत बने, उस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। लेकिन मुकेश नायक जी मेरे मित्र हैं, उनको सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार चली गई है, अब देखिए कहां कहां है कांग्रेस, मालूम है आपको? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, दिखाया अभी नक्शा, हिमाचल, उत्तराखंड, और उसके बाद एक बड़ा राज्य है कर्नाटक। जी। और अभी पांडिचेरी में अभी आई। अगर उनको ये संतोष है तो मुझे कोई कहने की बात नहीं। हाँ, हम अपने दल का कार्य करते हैं, अपने दल के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को मेहनत करना एक स्वभाव में है। रात दिन एक हमारे अध्यक्ष रात दिन एक करते हैं, हमारी पार्टी के सारे नेता करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं। हम बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और वह जनता की सेवा करने के लिए एक नहीं अनेक निर्णय ले रही है। आप कह सकते हैं कि बिहार और दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजों से सीखने को मिलता है। हमने आगे आने वाले दिनों में 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन विकास की एक नई लकीर खींची गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और वो आने वाले वर्षों में जो अभी आपने बताए कि 9-10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन सब राज्यों में हमारी कोशिश होगी। हम हिमाचल में भी रह चुके हैं, हम उत्तराखंड में भी रह चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में रह चुके हैं। जहां जहां चुनाव है, ऐसा राज्य नहीं है जहां पर हम नहीं रहे हैं। कर्नाटक में भी हम सरकार में रहे हैं, गुजरात में हम सरकार में ऑलरेडी है।
मुझे लगता है कि जी। कांग्रेस को अपना चिंतन, हम उनके इस झगड़े में नहीं चिंतन पड़ते, की बात कर हम रहे हैं अपनी पार्टी का प्रभात झा, करने मुकेश में नायक अनुराग जी चिंतन की लगे। बात कर रहे हैं, नए सिरे से संगठन को रचने की भी बात कर रहे हैं। मुकेश नायक जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि स्टैग्नेशन की बात आपने मानी, नेतृत्व पर आपके यहां से कभी सवाल नहीं उठता, बल्कि नेतृत्व को आप हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की क्या भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में? क्योंकि जब एमएलसी के आप ये चुनाव जीते हैं, एमसीडी के चुनाव, उपचुनाव 4 सीटें जीते, तो आपने राहुल गांधी के सिर पे सेहरा रखा। अब आप जो हारे हैं, जिन राज्यों में पिछड़े हैं, जिन राज्यों आपके हाथ से निकले हैं, पीसी चाको साहब ने साफ कहा कि उनकी डिसीजन मेकिंग में राहुल गांधी शामिल नहीं थे, तो आगे शामिल रहा करेंगे कि नहीं रहा करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दूं अनुराग जी कि राहुल गांधी हमारे और पार्टी के निर्विवाद नेता हैं। ये ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी नेता को लेके कभी दो मत होते नहीं है। कहीं इसी और पर विवाद इसलिए ना हो ये जाए कहा आपकी जाता है पार्टी कि में। कांग्रेस पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है जी। ये आपकी कल्पना है, ये काल्पनिक प्रश्न है। इस पर न कभी विवाद हुआ है, न आगे कभी विवाद होगा। हाँ। राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अब गांधी नाम पर वोट नहीं मिल रहा। मुकेश नायक जी, समझिए ना स्थिति को, राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। मैं कब कह रहा हूं कि आपके नेता नहीं है वो? राजनीतिक परिदृश्य फिर बदलेगा। आप देखिए, 15-15 साल से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकारें हैं बीजेपी की, कितना बुरा हाल है मध्य प्रदेश में। रात में 2 बजे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है। पानी लेने लोग 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं। पूरे नेता कुंभ में लगे हुए हैं। प्रदेश में हजारों लोग पलायन कर गए, गांव में बूढ़े आदमी और कुत्ते भर देहातों में बचे हैं। बुंदेलखंड की इतनी बुरी हालत है कि त्राही मची हुई है। लेकिन सत्ता के मद में चूर और अधिक उत्साह में फंसे बीजेपी के नेताओं को सुध नहीं है आम आदमी की। और इसलिए आज जो परिवर्तन हुआ है उसको भी हम स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले परिवर्तनों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी रही होंगी, विनम्रतापूर्वक। इसी कारण हम चुनाव में पराजित हुए। हम समीक्षा करेंगे, अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे और ज्यादा मैदानी राजनीति करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाएं, उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, संवाद हो, उनके बीच में जाएं और विपक्षी दल। पता नहीं सर, ये समीक्षाएं आपने महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी की थी, हरियाणा चुनाव के बाद भी की थी। अब उन समीक्षाओं में क्या निकला वो तो आप ही जानते होंगे। बहरहाल आप नई समीक्षा की, अब नए सिरे से बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रभात झा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन लेकर आगे बढ़ता हूं। प्रभात जी। देखिए मुकेश जी, अनुराग जी, मुकेश जी कह रहे हैं बुंदेलखंड में कुंभ को छोड़ दे। कुंभ में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्या उसको छोड़ दिया जाए? और दूसरी बात मुकेश जी, अगर मान लीजिए, वैसे मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि बुंदेलखंड में इतनी बुरी हालत है। अगर हालत है तो आप तो वहां से पन्ना से विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? वहां पन्ना जिले से आते हैं आप, पन्ना के पास जो क्षेत्र है उसमें से आप विधायक हैं। क्या कर रही है कांग्रेस? क्या विपक्ष की भूमिका निभा रही है? अपने मियां मिट्ठू बन जाना और दूसरे की बुराई करना, ये छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, अन्यथा कांग्रेस डूब रही है और डूबेगी। ठीक है मुकेश जी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैंने पन्ना जिले में पिछले 15 दिनों से दौरा किया है। 15 दिनों से पन्ना जिले का दौरा किया है, मई में 15 दिन का। 4 दिन पहले दमोह में एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस की थी, सारी समस्याओं को लेके। हम सक्रिय हैं जनता के बीच में और विनम्रता पूर्वक जिन कमियों की तरफ आपने इशारा किया है, हम उसको लेकर भी गंभीर हैं। हम पराजय को भी स्वीकार करते हैं और जीत में उच्छृंखल नहीं होते हैं, बौराते नहीं हैं। हम बहुत सधे हुए लोग हैं और हम समझ रहे हैं हमें कहां काम करना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ए खान हमारे साथ हैं, सीपीआई लीडर। डॉक्टर ए खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपको जीत के लिए हमेशा सीपीएम की पूंछ ही पकड़नी होती है, तो फिर आप पार्टी का मर्जर क्यों नहीं कर लेते हैं? ये दिखावा क्यों करते हैं अलग अलग रहने का? ये सवाल जो है ये एक नीतिगत सवाल है और इसका हम लोग बाद में फैसला कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में चूंकि लेफ्ट फ्रंट है और हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो सारे हम सब एक साथ ही करते हैं, तो आज इलेक्शन के पीरियड में मैं नहीं समझता हूं कि मर्जर जैसा कोई इशू हमारे सामने आना चाहिए। जी चलिए, लेकिन कांग्रेस और आपके मर्जर पे बात कर ले, जिस तरीके से बात कर लीजिए। आप साफ तौर पर वृंदा करात ने आज कहा कि गलती हो गई कांग्रेस के साथ, उन्होंने गठबंधन। इलेक्शन के पीरियड में मैं नहीं समझता हूं कि मर्जर जैसा कोई इशू हमारे सामने आना चाहिए। जी चलिए, लेकिन कांग्रेस और आपके मर्जर पे बात कर ले, जिस तरीके से बात कर लीजिए।
आप साफ तौर पर वृंदा करात ने आज कहा कि गलती हो गई कांग्रेस के साथ, उन्होंने गठबंधन किया। आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल में हमारा जो हाल हुआ है वो बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। अब बेहाल हुआ है, कहिए हाल नहीं हुआ। बेहाल ही समझ लीजिए, हम उससे पूरी तरीके से सहमत। हाल तो दीदी का हुआ है, आपका बेहाल हुआ है। ठीक है, हम उससे सहमत हैं। हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई है? हर इलेक्शन के बाद जाहिर है कि समीक्षा होती है। इस इलेक्शन के बाद भी हम समीक्षा करेंगे कि जो फैसला लिया गया था कांग्रेस के साथ जाने का वो सही था या गलत था। लेकिन इस विषय में मैं एक चीज कह देना चाहता हूं। जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि लेफ्ट का जितना भी वोट था वो कांग्रेस को तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ लेफ्ट के लिए। ये एक विडंबना थी वहां पर, और मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस का मैक्सिमम वोट जो है वो दीदी के लिए ट्रांसफर हुआ, वो लेफ्ट के लिए नहीं हुआ। ये जो रिजल्ट दिखा रहा है, ये एक्चुअल दुर्दशा जो है वो इसी का अक्स है। ये जो मैं आप लोगों से बंगाल के लिए कहना चाहता हूं। केरल में समीकरण आपने क्यों बदल दिया? एक मिनट, समीकरण हमने कहां बदला है केरल के अंदर? तो फिर केरल के अंदर हमारी और यूडीएफ और एलडीएफ लगातार पिछले 5 सालों से जैसी कि वहां परंपरा चल रही है, एक बार यूडीएफ आता है, एक बार एलडीएफ आता है। लेकिन इस मर्तबा जो हमारी जीत है एलडीएफ की, वो हमने 85 सीटें जीती हैं वहां पर। एक बहुत परंपरा की बात मत कीजिए। देखिए, परंपरा तो दीदी ने कायम की, परंपरा की बात नहीं है। जैसा कि केरल की जनता जिस तरह से मैंडेट देती है हर साल, हर इलेक्शन के अंदर, कि एक मर्तबा वो यूडीएफ के साथ होती है और एक मर्तबा एलडीएफ के साथ होती है। इस मर्तबा एलडीएफ की जीत बहुत ही मायने रखती है, बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। जनरली क्या होता है, 2-3% का वोट डिफरेंस होता है हम लोगों का यूडीएफ एलडीएफ में। लेकिन मतलब आप ये देख रहे हैं कि यूडीएफ खाएंगे और केरल में अकेले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। एलडीएफ, हर स्टेट के हालात इलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें मलाई खाने का कोई सवाल नहीं है। इलेक्शन जब भी होगा वो राज्य की जो हालात है उसके हिसाब से हमको फैसले करने पड़ते हैं। वेस्ट बंगाल का फैसला दूसरा था, केरल का फैसला दूसरा था, तमिलनाडु में दूसरे फैसले ले गए। वहां के हालात के हिसाब से जनरली सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फैसला करती हैं। लेकिन केरल का सवाल आपने किया, एलडीएफ बहुत ही बड़ी विक्ट्री के साथ वहां पर जीता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सीट वहां पर मिली है। बीजेपी ने केरल के हिसाब से भी मैं समझता हूं बड़ी मेहनत की है। वहां पर आरएसएस बहुत दिनों से काम कर रहा था, और उनको मैं विशेषकर कन्नूर का आज जिक्र करना चाहूंगा कि बीजेपी ने एक सीट जीती है। कन्नूर में जब लेफ्ट का एक विक्ट्री सेशन निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था, उसके ऊपर इस भगवा ब्रिगेड के लोगों ने हैंड बम मार करके एक लेफ्ट के कार्यकर्ता की जान ले ली है। एक सीट आज केरल में आपको मिली है और एक जान आपने ले ली है वहां पर। तो इस तरह का जो व्यवहार है, मैं समझता हूं 10% से ऊपर का वोट शेयर भी है। नहीं, 15% के वोट शेयर का मतलब है कि आप सीधे सीधे गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, आप बम मारेंगे हमारे विक्ट्री सेशन प्रोसेशन के ऊपर। आपने एक सीपीएम के एक्टिविस्ट की जान ले ली, तो ये क्या तरीका है? अगर आप इन आरोपों पर जवाब दीजिए। वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एक चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अगर आपका वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो उसी तरह से आप लोगों की जान उतनी ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। प्रभात झा साहब, तरीका नहीं। प्रभात झा साहब, आप सही आदमी है इसका जवाब देने के लिए। ये कह रहे बम मारकर आपने जो है एक आदमी की इनके जान ले ली और तब आपको जाकर के सीट मिली। कोई कहता है कि आप उन राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाते जहां आप वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के आरोपों का क्या जवाब? केरल में पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने की आपने कोशिश की है। सुन लीजिए, सुन लेता हूं। एक नहीं, अनेक स्वयंसेवकों की और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला मैं गिना सकता हूं। मैं आज की हत्या की बात कर रहा हूं। एक सीट जीने, प्रभात झा जी, एक सीट जीतने पर एक की हत्या आपने करी है। किस तरह की बात कर रहे हैं? खासतौर ज्यादा सीट जीते तो ज्यादा हत्याएं आप करते। सीपीएम अगर वहां पर, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ जी, हत्याएं तो हारने पर सही लगती है, जीतने पर हत्या कोई क्यों करेगा? हत्या और मर्डर इसकी राजनीति कर रही है। हमने जितनी जाने हमारे संगठन के लोगों ने गवाई है, आज नहीं कल उस जमीन से उसका आवाज आएगी, जनादेश मिलेगा। ये तो आज की आवाज की बात करिए। आप विक्ट्री प्रोसेशन के ऊपर हमने कोई विजय जुलूस के ऊपर बम मारा जाता है। हत्या तो हारने पर, जीतने पर हत्या मैं पहली बार सुन रहा हूं। नहीं तो आप सुन नहीं रहे, आपका टीवी चैनल उस न्यूज को दिखा भी नहीं रहा है, दूसरे चैनल्स पे चल रहा है ये सारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कि दिखा नहीं रहे। आप इस बात को तो एग्री कर रहे हैं ना कि आज जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ या गलत हुआ। मैं झा जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इस चीज को हार हो या जीत, देखिए मैंने ठीक से लेना चाहिए। सुनिए जी, मैंने कोई चीज देखी नहीं है। मैं इतना जानता हूं देख लीजिए, चुनाव के पहले हकीकत है जो मैं इस नेशनल चैनल पर बैठ करके मैं आपसे प्रकार बात की कर रहा हूं। हत्या आपने की है, आपके सीपीएम के लोगों ने खुलेआम हमारे, मैं आज की बात कर रहा हूं और आप पीछे जा रहे हैं। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं इसी तरह से मैं भी आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज इलेक्शन के रिजल्ट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज की बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि जरा से आपको वहां मौका मिला तो आपने आप इस तरह से हरकत पर उतर आए। मैं कोई जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि हिंसा की राजनीति भारत में कोई करता है तो वो सिर्फ सीपीएम करता है, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते आप नहीं करते हैं। आज आपने क्या किया है आप पता करने की तो कोशिश करिए कि आपके लोगों ने, इस भगवा ब्रिगेड ने कन्नूर में आज क्या किया है। मैं आपसे ये एक चीज पूछना चाहता हूं, हैंडमेड बम आप उसके ऊपर मारते हैं और उसमें एक जान चली जाती है घटना पर चर्चा और करने उसके बाद के फिर लिए आप सीपीएम की बात कर रहे हैं। जवाब दे दिया, हम लेफ्ट किसी की घटना बात पर चर्चा करेंगे। करने के लिए नहीं बैठे। एनके सिंह साहब, आपसे अभी एक छोटा आकलन चाहूंगा क्योंकि एक ब्रेक भी लेना होगा मुझे। ब्रेक के बाद आकर आपसे विस्तार से बात करूंगा। कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों, क्या आकलन है आपका? ये देखिए बड़ा स्पष्ट है और मुझे लगता है कि मुकेश जी अब वो समय आ गया है जब हम स्पष्ट बोले। कई बार होता है कि हम हार होती है तो दार्शनिक हो जाते हैं और लाभ हलाव जो गीता में कहा गया है उस तरह से अब कहते हैं ना कि हम संभाव हैं, लेकिन आज एक स्क्रूटनी करने की जरूरत है। क्या वजह है कि 130 साल पुरानी पार्टी आज 7% पॉपुलेशन पे ही शासन कर रही है जबकि 45% पे थी अभी कुछ दिनों पहले। क्या वजह है कि लगातार ये हार हो रही है और कांग्रेस उसको संजीदगी से नहीं ले रही है? क्योंकि हार अगर लगातार चल रहा है तो कहीं ना कहीं बेसिक फ्लॉ या तो पॉलिसी में है या लीडरशिप में है। आपकी मजबूरी ये है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है कि अपने नेता को हिम्मत नहीं पड़ती है कहने की कि हमारा नेता गलत है। आप भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो दूर से देखते हैं वो समझ में आता है कि भाई ये लोग कहें चाहे ना कहें, हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लियर कट या तो पॉलिसी आपकी गलत है या आपके लीडरशिप की गलती है कि वो सही ओकेजन्स पे वो खड़ा नहीं हो रहा। सिंह साहब, मुझे एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक पर जाते जाते मैं एनके सिंह साहब का सुबह का एक कमेंट जो राहुल गांधी पर उन्होंने किया था वो कोट कर देता हूं मुकेश नायक जी के लिए कि अब कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी के अंदर जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है वो दरअसल नहीं है। एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत को क्या अब भी मजाक समझेगी कांग्रेस, और कांग्रेस का आखिर ये हाल, ये दुर्दशा क्यों होती जा रही है। मुकेश नायक जी, असम में और केरल में काफी कुछ दांव पर था कांग्रेस का, बल्कि सब कुछ दांव पर था और कुछ सत्य थे जो अंधेरे में लाल बत्ती की तरह चमक रहे थे। मैं आपको बता देता हूं, साफ तौर पर एक साल पहले से दिख रहा था कि आपकी जमीन वहां पर खिसक रही है। तरुण गोगोई के खिलाफ पार्टी में भारी असंतोष था। हेमंत विश्व शर्मा, जिनको आपकी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, आपकी पार्टी में भले उनकी कोई कदर नहीं थी, वहां पर वो गए, कैंपेन के इंचार्ज बने और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले वो कैंडिडेट भी बने हैं। ओमान चांडी की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार में घिरी हुई सरकार, ये सब आपको दिख नहीं रहा था या आपने नजरअंदाज किया? सर, ये तो वही वाली बात होगी कि जिस डाल पर आप बैठे थे उसी पर आप कुल्हाड़ी चला रहे थे। देखिए अनुराग जी, आपने हेमंत विश्व शर्मा की बात कही। आप ये बता दीजिए कि 13 बड़े बड़े स्कैम में वो फंसे हुए हैं। इतने करप्शन के इतने आरोप हैं उनके ऊपर कि उनको आगे रखकर भले हम चुनाव हार जाएं, उनको आगे रखकर हम असम में आपकी सरकार थी सर, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी आरोप आप पर आता है, आप पकड़ के अंदर कर देते उनको। आरोप तो ओमान चांडी पर भी थे भाई। केस रजिस्टर्ड है, जांच चल रही है। कांग्रेस के जमाने में हुआ, हम अपनी पार्टी के वो नेता जो कोई गड़बड़ी करते हैं उनको कभी बचाते नहीं है, ना हमने पहले कभी बचाया है। भाई केस रजिस्टर्ड है, जांच चल रही है। कांग्रेस के जमाने में हुआ, हम अपनी पार्टी के वो नेता जो कोई गड़बड़ी करते हैं उनको कभी बचाते नहीं है, ना हमने पहले कभी बचाया है। देखिए, सही विश्लेषण ये होगा कि जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से हमारा सामंजस्य टूटा, उसके कारण जो 35% माइनॉरिटी के वोट थे उसका डिवीजन हुआ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बहुत भारी मात्रा में साधन बीजेपी ने उपलब्ध कराए। देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज है या पोलराइजेशन का एडवांटेज है, वहां बीजेपी जीतती है अपवादों को छोड़कर। देखिए, आप स्पष्ट रूप से यहां देख सकते हैं असम में कि बांग्लादेश के घुसपैठियों का मामला वैसे ही बीजेपी ने लगातार उठाया जैसे कश्मीर के
पंडितों के पुनर्वास की बात कही थी, उनका मामला लगातार वो उठाते थे, लेकिन चुनाव के बाद वो भूल गए। बांग्लादेश के घुसपैठियों का मामला लगातार उठाती रही बीजेपी। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में गए, लेकिन वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से एक शब्द भी उस विषय पर बात नहीं की। चाय बागान का मामला ये लोग उठाते रहे, लेकिन 2 साल केंद्र में बीत गए, टी गार्डन का पुनर्गठन तक बीजेपी ने नहीं किया। जो अलगाववादी नेताओं का विरोध करती रही है बीजेपी असम में, इस चुनाव में उनसे तालमेल बनाया, पूरा सामंजस्य बनाया और पूरा सहयोग लिया। ये ऐसे ही है जैसे पीडीपी और बीजेपी, अंधेरा और उजाला जो कश्मीर में मिल गया, इस तरह की उन्होंने राजनीति असम में की, जो बहुत क्लीन राजनीति नहीं कही जा सकती है। लेकिन फिर भी जनता ने अपना भरोसा उन पर जताया। और हेमंत विश्व शर्मा की आप बात करें तो उनको पार्टी से आपने निकाला नहीं, वो पार्टी छोड़कर गए हैं। कैसे भ्रष्टाचार में डूबे थे कि आप पार्टी में उन्हें रखे रहे अपनी। खैर, प्रभात झा साहब, कुछ मुकेश नायक जी ने सवाल उठाए, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पर मुकेश जी को पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में किस तरह का मैंडेट मिला। क्या जनता के बीच में दोबारा चुनाव में जाना चाहिए? क्या हमने अपने बेसिक प्रिंसिपल छोड़ दिए? हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर वहां पर सरकार बनी। आसाम में क्या ऐसी चीजें थी, आज उनको अपना वो नेता जिन्होंने स्वयं इनका दल छोड़ दिया, आज उनको करप्ट लग रहा है, और वो जब तक उनकी पार्टी में था करप्ट नहीं था। अब वो सब आरोप लगा रहे हैं। ये चीजें मुकेश जी, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव परिणाम के समय ये बातें गले नहीं उतरती है। अगर ये बात आप चुनाव के पहले बोलते तो शायद आपने उस दौरान क्यों नहीं कहा। अब तरुण जी पर कितना आरोप लग रहा था, चांडी जी पर कितना आरोप लग रहा था। सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीत को इस तरह से नकारा करना, ये कांग्रेस का सगल बन गया है। इससे न कांग्रेस का और आरोप क्या, सर्वाधिक मतों से वो व्यक्ति जीता है। और यदि कानून का फैसला आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप आरोप लगाकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश मत करिए। हम इतना जानते हैं कि इस तरह अनर्गल आरोप से या इस तरह के आरोप से चुनाव परिणाम न अब मुकेश जी कोई सीट बढ़ जाएगी क्या आपकी, या हमारी कोई सीट घट जाएगी इससे? ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए सही आकलन और अपने को आत्मनोखी बनकर अपने आत्मलोचन करने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण यह चुनाव परिणाम का कारण नहीं हो। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि हमें पश्चिम बंगाल में भी बहुत काम करना पड़ेगा, हमें केरला में बहुत काम करना पड़ेगा, हमें तमिलनाडु में बहुत काम करना पड़ेगा। हम पर असम की जिम्मेदारी आई है तो हमें एहसास है कि असम में जो जो समस्याएं हैं, जो जो बातें हमने कही हैं, जो जो बातें वहां पे सर्बानंद जी ने कही है, हमारी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है, वो सारी बातें हम दूर करने और सफल करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। देश के 12 राज्यों में अगर 9 राज्यों में हमारी अपनी सरकार है और 3 राज्यों में हमारा अगर गठबंधन की सरकार है तो हमारा दायित्व बढ़ता है। यदि 45% से अधिक जगहों पर 45% के एरिया से अधिक में जनता का समर्थन हमको मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बढ़ता है, और दायित्व विनम्रता से हम स्वीकार करते हुए जनता की सेवा करने के लिए अग्रसर होंगे, हुए भी हैं और कर भी रहे हैं। जी, मुकेश नायक जी, कल तक आप बीजेपी के लिए कहा करते थे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कहां हैं, दक्षिण के राज्यों में कहां हैं, तो अब कम से कम अटेंडेंस तो लग गई, एंट्री तो हो गई इनकी। आज बदरुद्दीन अजमल ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो उसका खात्मा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। देखिए अनुराग जी, मैं बात कर रहा था किसी भी राजनीतिक दल में जो विचार बहने की प्रक्रिया है उसकी, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में पोलराइजेशन की राजनीति की। माननीय प्रभात झा जी, आप बताइए, आप आज धारा 370 की चर्चा क्यों नहीं करते? आप बताइए, आप सामान्य नागरिक संहिता की बात क्यों नहीं करते? आप ये मुद्दे लेकर जनता में क्यों नहीं जाते? आप ये मुद्दे लेकर जनता में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं करते? आप कश्मीरी मुकेश नायक जी, आप ये मुद्दे लेकर जनता में क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं बताते कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये जातीय राजनीति करते हैं? अनुराग, आपको किसने रोका है जनता में ये मुद्दे लेकर जाने में? प्रभात झा जी से पूछ रहा हूं मैं, आपसे नहीं अनुराग जी, प्रभात झा जी से पूछ रहा हूं कि 30 साल से जिस आंदोलन और जिस विचार प्रक्रिया को लेकर बीजेपी भारत में चली थी, राम मंदिर मुद्दा सहित ये सारे मुद्दे उन्होंने क्यों छोड़ दिए? प्रभात झा जी जवाब देने को तैयार हैं। प्रभात झा जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। प्रभात जी बोलिए। देखिए मुकेश जी, हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है, क्या बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला छोड़ दिया गया है?
हमने उसको चुनावी मुद्दा बनाया और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कश्मीरी पंडित के पुनर्वास की व्यवस्था लगातार चल रही है और यह प्रक्रिया शायद आपको दूसरी दल में होने के नाते पता नहीं होगा, लेकिन आप जरा पता कर लीजिए कि उस दिशा में हमारे कितने कदम बढ़ रहे हैं। बात रही विकास, और विकास के माध्यम से हम दो लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, जो कांग्रेस ने, अब आपको पता है असम में 10 साल तक आपके प्रधानमंत्री वहां से रिप्रेजेंट होते रहे, क्या विकास किया आपने असम का? जहां से प्रधानमंत्री हो उसके विकास का रोना पड़े, वहां से क्या मिला आपको, क्या दिया आपने? हम आसाम का विकास करेंगे सबसे पहले और उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम पर आरोप लगाकर आप अपनी चमड़ी बचाना चाहें बचा लें। हम तो जनता की सेवा के लिए विपक्ष में थे तब भी करते थे, आने वाले दिनों में सत्ता में आएंगे और आए हैं तो भी करेंगे। प्रभात जी आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है और अपनी बातों को पूरा करेंगे। आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया प्रभात जी। मैंने पूरी तरह से मुकेश जी उत्तर दिया है। अब राम जन्मभूमि का मामला अदालत में है, क्या वो पार्लियामेंट में फैसला हो सकता है उसका? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या आपको ये जानकारी नहीं है? या तो बैठकर बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्रभात झा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। एनके सिंह साहब, कांग्रेस जिस तरीके का डिफेंसिव शॉट्स खेल रही है, क्या आपको लगता है कि अगर इन्होंने आत्ममंथन भी इसी लाइन पर किया तो इनका उद्धार होने वाला है? देखिए, आज हमें अफसोस हुआ 2014 में जब चुनाव हारे थे, तभी मुझे लगा कि शाम तक एक मंथन शुरू होगा। क्या आज ये जरूरी नहीं था कि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाएं, इमरजेंसी मीटिंग, और कम से कम 6 घंटे इस पे डिस्कस करें कि गलती कहां पे हुई है? लेकिन आप एक ट्वीट करते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो वो जो बेचैनी होती है पॉलिटिकल पार्टी की, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जैसे आदमी के लिए होता है कि कॉन्टिन्यूअस थिंकिंग अगर उसके अंदर नहीं है तो वो जड़वत हो जाता है। आज कांग्रेस की स्थिति यही है कि जब ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में आते हैं तो वो एक डिफेंस ले लेती है और एक कवच बना लेती है, नेता को बचाती है, खुद को बचाती है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। आज आप एक्सेप्ट करें कि हाँ हुई है, गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमारे, और इसमें नेतृत्व को भी देखना पड़ेगा। इसको कहने में मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा क्रांति करने जा रहे पार्टी के खिलाफ। दूसरा यह है कि आज एक मीटिंग आप पहला इमरजेंसी करते कि भाई क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे, जिनके कारण से हमारे, लेकिन कोई ऐसी चीजें आपको नजर आ रही हैं? 2014 से जब जब क्राइसिस ऑकेजन आए, बहुत अच्छा था जब आपने भूमि अधिग्रहण उस पर आप बाहर आए और उसमें आपने काफी हद तक कैश कराने की कोशिश की और किया भी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार कांग्रेस मार्जिन पे रही और कभी भी फ्रंटल उस पर नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस डेसिमेट हो रही है, कम होती जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि लीडरशिप को उन राइट ऑकेजन्स पे जब खड़ा होना चाहिए, लीडरशिप नहीं खड़ी हो रही है। लेकिन एक चीज मैं असम के बारे में कहूंगा, जो मुकेश जी कह रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस आपने अलाउ किया, उसे नजरअंदाज किया, उसका पॉलिटिकल फायदा लेते रहे। आज जो ये आप देख रहे हैं, बीजेपी को जो बढ़त मिली है, ये बीजेपी का कमाल नहीं है, ये संघ का कमाल है, जो 25 साल से वो गैल्वेनाइज कर रही है वहां के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। और क्यों ना करे? क्योंकि आप जब करें तो वो सही है और बीजेपी करे तो गलत हो, संघ करे तो गलत हो जाता है। तो लगातार केरला में आज 15% वोट बीजेपी को मिले हैं और इसका श्रेय जाता है संघ को। असम में मिला है, इसका श्रेय जाता है संघ को, बीजेपी को नहीं जाता। आप ताज्जुब करेंगे कि बीजेपी में जो इस समय लीडरशिप है असम में, वो इंपोर्टेड है। वो या तो आपके यहां से गई है या वो गई है एजीपी से। ये बीजेपी के बैंकरप्सी है, कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बैंकरप्सी है कि बीजेपी असम में अपना लीडर आज तक नहीं दे पाई। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आज अगर बीजेपी 36.5% पे थी लोकसभा में, तो उसने इंश्योर किया कि एजीपी को भी साथ लो, बोडोलैंड को भी साथ लो और कम से कम 42% पे आओ। और ये उसके स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसमें वो सक्सेसफुल रही। आप टाई अप करते हैं, आपका नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थिंकिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप अगर बचना चाहें तो ये एक वो हो जाएगा, मतलब कि ऑस्ट्रिच लाइज अप्रोच, शुतुरमुर्गी अप्रोच हो जाएगा और इससे पार्टी का नुकसान लगातार होता जा रहा है। जी चलिए, इस पर मुकेश नायक जी का रिएक्शन हम लेंगे, खान साहब से भी हम बात करेंगे। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।
का स्वागत है। अब ये रुझान नतीजे तो आप देख ही रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज ने टुडेज चाणक्य के साथ मिलकर आपके लिए पेश किया था। आप आंकड़े का मिलान कर सकते हैं, एग्जिट पोल पर किस तरीके से मोहर लगी है। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं टीएमसी में एग्जिट पोल में हमने 210 सीटें दी थी, 211 नतीजे के रूप में तब्दील हुई हैं। लेफ्ट कांग्रेस 70, 76, बीजेपी प्लस को हमने 14 सीटें दी थी, लेकिन मात्र 3 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। लेकिन आप देख सकते हैं 210 और 211। चलिए ये आंकड़ा लगातार चलता रहेगा। बीजेपी असम में आप देख सकते हैं एग्जिट पोल में हमने 90 सीटें बीजेपी प्लस को दी थी, 87 सीटें आई हैं। कांग्रेस को हमने 27 सीटें दी थी, अनुमान से थोड़ी कम 24 सीटें आई हैं। एनके सिंह साहब हमारे साथ नहीं, उन्हें कहीं जाना था, लेकिन वो एक सवाल छोड़कर गए थे मुकेश नायक जी के लिए। मुकेश नायक जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि गलतियां मानने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से आपने गठबंधन किया लेफ्ट पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में, क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये संदेश दिया कि मोहमाया की राजनीति आप कर रहे हैं, सत्ता मोह की आप वहां पर राजनीति कर रहे हैं? 34 साल का लेफ्ट का वहां शासन रहा था, तब आप ही के कार्यकर्ता उनके उत्पीड़न की कहानियां सुनाया करते थे, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया ये करके आपने। और वहीं केरल में सीधी सीधी फाइट आपकी उसी लेफ्ट से थी, तो जनता को लगा कि आप उसे मूर्ख समझते हैं। देखिए, ये गठबंधन का दौर है। बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ कश्मीर में समझौता किया, ये तो उससे भी ज्यादा बेमेल। अरे मुझे लगता है आप समझौता नहीं करते तो आपकी स्थिति बेहतर होती। आप समझौता नहीं करते मुकेश नायक जी तो आपकी स्थिति बेहतर होती। क्या आपको नहीं लग रहा पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहतर होती चाहे नहीं होती? अगर हमने समझौता किया है तो किया है, चाहे जो भी परिणाम आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी अपने विचार से भटकने वाली नहीं है। हम सदैव, चाहे भले हंसी उड़ाई जाए हमारी, लेकिन हम सदैव कहते आए हैं कि धर्मनिरपेक्षता, समावेशी भारत, भारत की समृद्ध विविधता और समुदायों में सामंजस्य हमारी राजनीति का एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाला हिस्सा है। चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकाना पड़े, इससे हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने पूरे भारत में कभी भी हिंसा, रक्तपात और अराजकता की राजनीति को कभी प्रमोट नहीं किया। ठीक है खान साहब, एक चीज मैं आता हूं मुकेश जी आपके पास। खान साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कुएं में गिरना, खाई में गिरना, क्या ये लेफ्ट की विचारधारा होने वाली है जैसे कांग्रेस अपनी विचारधारा बनाकर चल रही है? नहीं, लेफ्ट की विचारधारा बिल्कुल अलग है, उसका हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी विचारधारा देना रहा, सुन लीजिए, वो विचारधारा की बात नहीं थी। वहां एक तरह का हमारा सीट का एडजस्टमेंट था उनके साथ। पिछले 5 साल से जो वहां सरकार है टीएमसी, लेना देना नहीं था, इतनी भी गुंडागर्दी करती थी, उसके खिलाफ हम सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और इसमें विचारधारा का कोई सवाल नहीं था। हमारी लेफ्ट की विचारधारा है, वो अपनी जगह पर है। कांग्रेस के साथ हमने सीट एडजस्टमेंट किया था और उसके तहत हम वहां पर इलेक्शन लड़े थे। जो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है मुकेश नायक जी, चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि भाई भाजपा को और संघ की राजनीति को अगर खत्म करना है तो सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना पड़ेगा। बिहार में आपको थोड़ी बहुत जो लाइफलाइन मिली हुई है वो उनके साथ आने की वजह से इसीलिए मिली हुई है। क्या इस पर विचार हो सकता है कि बाकी जो चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या आप एक छतरी के नीचे आ सकते हैं क्षेत्रीय दलों के रूप में? क्योंकि ये तो कांग्रेस मुक्त भारत में लग गए हैं अब। देखिए, क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय असुरक्षा, संस्थागत जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे घटियावाद के इस दौर में अगर क्षेत्रीय राजनीति समान विचारधारा के साथ अगर तालमेल बनाती है, सामंजस्य बनाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके अब यही तो जनता का कंफ्यूजन है कि आपका सामंजस्य पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट के साथ बन रहा है, केरल में नहीं बन रहा, तो जनता कंफ्यूज है कि सामंजस्य है या मजबूरी है, जरूरी है या मजबूरी है। राज्य अलग अलग हैं, कार्यकर्ता अलग अलग हैं, संगठन अलग अलग हैं। विचारधारा तो पार्टी की एक ही होती है ना सर, राज्य के हिसाब से विचारधारा तो नहीं बदल जाएगी ना मुकेश नायक जी। खैर, वाकई में सीरियसली आत्ममंथन का दौर है आपके लिए, गंभीरता से आत्ममंथन कीजिएगा इस पर। मेरे पास समय अभी खत्म हुआ, बड़ी बहस में आप लोगों ने चर्चा की, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे